तो वायरल हिट के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि एक पर्सन हॉबिन को डरा धमकाकर उससे उसका फोन छीन लेता है और वहां से जाने लगता है। यह देखकर हॉबिन बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी स्नैपर उसे बताता है कि उसने सब कुछ यहाँ पर लाइव रिकॉर्ड कर लिया है और यह उनके पास एक अच्छा मौका है अपने सब्सक्राइबर्स को बढ़ाने का। तो फिर क्यों ना हॉबिन उस पर्सन के पास जाकर उससे फाइट करके उससे अपना फोन वापस ले। अब वहां पर लाइव वीडियो स्टार्ट हो चुकी होती है, जिस वजह से हॉबिन को भी न चाहते हुए भी यह करना पड़ता है और अब वह उस पर्सन का पीछा करते हुए एक क्लब में पहुंचता है और उस पर्सन से अपना फोन वापस मांगता है। जो सुनते ही वह पर्सन हॉबिन के ऊपर गुस्से में चिल्लाने लगता है। वहीं पर हॉबिन को सैम डक की बातें याद आ रही होती है, क्योंकि स्कूल से आने के बाद उसने सैम डक का एक वीडियो देखा होता है जिसमें सैम डक ने बताया होता है कि जब भी तुम्हारा अपोनेंट गुस्से में तुम पर चिल्लाए तो डरे बिना उसके सामने खड़े रहना और उसके राइट हैंड और कंधे पर नजर रखना, क्योंकि वह तुम पर अपना पहला अटैक अपने सीधे हाथ से ही करेगा। अब हॉबिन सैम डक के कहे अनुसार बिना डरे उस पर्सन के सामने खड़ा रहता है। तभी वह पर्सन गुस्से में आगे बढ़ते हुए काफी तेजी से हॉबिन को पंच करने की कोशिश करता है। वहीं पर हॉबिन उस पर्सन के पंच को अपनी ओर आते हुए देखता है। तभी उसे याद आता है कि तुम्हें अपने अपोनेंट का पहला हिट अपने सर के ऊपर लेना है, जिससे तुम्हारे अपोनेंट की हिम्मत वहां पर टूट जाएगी, क्योंकि तुम्हारे ऊपर उसके अटैक का कोई भी असर नहीं होगा। अब जैसे ही वह पर्सन हॉबिन को पंच करता है, हॉबिन काफी तेजी से उसके पंच पर एक हेडबट मारता है, जिससे उस पर्सन को काफी ज्यादा अजीब लगता है। वहीं पर यह सब देखकर स्नैपर काफी ज्यादा परेशान हो चुका होता है और बोल रहा होता है आखिर हॉबिन यहाँ पर कर क्या रहा है। उसने जानबूझकर वह पंच अपने चेहरे पर लिया, जिस वजह से अभी वह काफी ज्यादा घायल हो गया होगा और अब हमारी यह वीडियो 1 मिनट से ज्यादा टाइम की नहीं बन पाएगी। पर तभी वह देखता है कि हॉबिन को वहां पर कुछ भी नहीं हुआ होता है। तभी वह पर्सन गुस्से में दोबारा से हॉबिन के ऊपर अटैक करता है। तभी हॉबिन को याद आता है कि जब तुम्हारा अपोनेंट दोबारा से तुम पर अटैक करने की कोशिश करे तब तुम्हें वीविंग टेक्निक का यूज करना है। अगर तुम अपने अपोनेंट के पंचेस को अपनी ओर आते हुए देख पा रहे हो तो तुम काफी आसानी से पंचेस के सामने से हटकर उसे डॉज कर सकते हो और यह एक बॉक्सिंग टेक्निक है। अब हॉबिन वहां पर उस पर्सन के सभी पंचेस को काफी आसानी से डॉज करने लगता है, जो देखकर स्नैपर काफी ज्यादा हैरान होता है। अब वहां पर वह पर्सन लगातार हॉबिन के ऊपर अटैक किए चला जा रहा होता है, पर हॉबिन उस पर्सन के सभी अटैक्स को डॉज कर रहा होता है। तभी हॉबिन को याद आता है कि कुछ अटैक्स को डॉज करने के बाद हॉबिन को दोबारा से उस पर्सन के पंचेस को हेडबट करना है, जिससे उस पर्सन के हाथों में डैमेज होगा। साथ ही साथ अगर तुम्हारा ओपोनेंट एक नॉर्मल पर्सन है तो 5-6 पंचेस थ्रो करने के बाद उसके हाथ नम पड़ चुके होंगे, जिस वजह से अब उस पर्सन के पंचेस तुम पर ज्यादा कुछ खास असर नहीं करेंगे। अब हॉबिन देखता है कि उस पर्सन के अटैक का उसकी बॉडी पर कुछ खास असर नहीं होता है, जो देखते ही वह चिल्लाते हुए बोलता है मुझे मेरा फोन वापस कर दो। यह सुनते ही उस पर्सन को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह गुस्से में हॉबिन के ऊपर अटैक करने लगता है, पर हॉबिन उसके सभी पंचेस को डॉज कर रहा होता है। पर बीच बीच में एक आध पंचेस हॉबिन को लग रहे होते हैं, पर उससे हॉबिन को कुछ खास असर नहीं पड़ रहा होता है। दूसरी ओर यह देखकर स्नैपर काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है। वहीं वह सोच रहा होता है आखिर हॉबिन यह सब कुछ कैसे कर पा रहा है और इतनी ज्यादा मार खाने के बाद भी वह अब तक खड़ा कैसे है। दूसरी ओर कमेंट सेशन में हॉबिन के सभी व्यूअर्स लगातार उसकी तारीफ किए चले जा रहे होते हैं। दूसरी ओर हॉबिन सोच रहा होता है मैंने यहाँ पर बस एक ही वीडियो देखी है, जिस वजह से मुझे फाइटिंग की ज्यादा नॉलेज नहीं है और मुझे यहाँ पर बस इन पंचेस को डॉज करना आता है और कुछ भी नहीं, तो अब मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए। दूसरी ओर स्नैपर सोच रहा होता है अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो हॉबिन इस फाइट में बहुत ही ज्यादा घायल हो जाएगा, तो अब मुझे क्या करना चाहिए। पर यहाँ पर धीरे धीरे हमारे व्यूअर्स की संख्या बढ़ती चली जा रही है, तो क्या मुझे इस फाइट को कंटिन्यू रखना चाहिए या फिर बीच में जाकर इस फाइट को रोक देना चाहिए। तभी कमेंट सेशन में एक पर्सन कमेंट करते हुए बोलता है हॉबिन यह फाइट जीत चुका है, वह काफी आसानी से उस पर्सन को फाइट में हरा सकता है। अब उस कमेंट को देखते ही स्नैपर सोचने लगता है यह पर्सन तो मुनसियोंग का दोस्त है, आखिर यह यहाँ पर क्या बोल रहा है। जहां तक मुझे पता है इस पर्सन को मार्शल आर्ट की काफी अच्छी खासी नॉलेज है, पर मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि हॉबिन इस फाइट में हार चुका है, क्योंकि वह इस फाइट में बुरी तरीके से यहाँ पर पिटा है और अब वह थोड़े ही देर में यहाँ पर नीचे गिर जाएगा। दूसरी ओर कमेंट सेशन में सभी लोग उस पर्सन के साथ फाइट करने लगते हैं और बोलने लगते हैं कि इतने ज्यादा पिटने के बाद भी हॉबिन कैसे जीत सकता है, हॉबिन पक्का हार जाएगा। तभी वह पर्सन बोलता है तुम लोग देख नहीं पा रहे हो, एक बार उस पर्सन के हाथों को देखो, उसकी हाथें बुरी तरीके से सूज चुकी है। उस पर्सन को मार्शल आर्ट की कोई भी नॉलेज नहीं है, जिस वजह से वह बेवकूफ बार बार हॉबिन के सर को हिट कर रहा है और इस तरीके से पंचेस करने की वजह से उस पर्सन का हाथ भी यहाँ पर टूट सकता है। तभी वह पर्सन अपने हाथों को देखता है तो उसके दोनों हाथ बुरी तरीके से सूज चुके होते हैं। दूसरी ओर हॉबिन का सर भी सूज चुका होता है।
पर अब उसके सामने खड़े पर्सन की हाथों में काफी तेज दर्द होने लगता है, जिस वजह से वह दर्द के मारे वहां पर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। और अब हॉबिन उस फाइट में जीत जाता है, जिसके बाद उसे उसका मोबाइल फोन वापस से मिल जाता है। पर इस फाइट की वजह से हॉबिन के चेहरे पर भी काफी ज्यादा डैमेज हुआ होता है, जिसे देखकर स्नैपर बोल रहा होता है, हमने इस वीडियो से काफी सारे नए सब्सक्राइबर्स गेन कर लिए, पर इस वीडियो से हमें जितनी कमाई होगी उससे ज्यादा पैसा हमें तुम्हारे हॉस्पिटल के बिल में पे करना होगा, क्योंकि तुम्हारा चेहरा पूरी तरीके से बिगड़ गया है। दूसरी ओर हॉबिन अपने फोन को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है, क्योंकि अब वह फाइनली दोबारा से बोमी से बात कर पाएगा। वहीं पर हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो स्कूल में भी एक जगह से छिपकर हॉबिन के फाइट को देख रही थी, और वह लड़की भी अपने मोबाइल फोन पर लाइव हॉबिन के फाइट को देख रही होती है। अब हमें बताया जाता है कि बस 4 वीडियो अपलोड करने के बाद हॉबिन यहाँ पर हर जगह फेमस हो गया है, और बस 4 वीडियो में ही उसके चैनल के ऊपर 25 मिलियन व्यूज हो चुके हैं। और अब कुछ दिनों के बाद हॉबिन और स्नैपर एक साथ बैंक में अपने यूट्यूब से आए गए पैसों को देखने के लिए गए होते हैं, और अब वह दोनों देखते हैं कि बस 4 वीडियो अपलोड करने के बाद ही उन्होंने एक महीने में 2 मिलियन येन कमाया होता है, जो देखकर वह दोनों ही बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। तभी हॉबिन बोलता है, वैसे मुझे अब लग रहा है कि इतनी ज्यादा मेहनत करके हम वीडियो बना रहे हैं, पर हमें हर व्यू का 0.1 येन मिल रहा है, यह बहुत ही ज्यादा कम है। स्नैपर उसे बताता है कि हम लोग यहाँ पर लकी है, जो अब तक हमें किसी भी वीडियो पर येलो टिक नहीं मिला, वरना हमारी पूरी मेहनत बेकार हो जाती। हॉबिन बोलता है, आखिर यह येलो टिक क्या होता है? स्नैपर उसे बताता है कि हम दोनों जिस तरह की वीडियो अपलोड कर रहे हैं, ऐसी वीडियो को वायलेंट वीडियो माना जाता है, जिसे यूट्यूब प्रमोट करना नहीं चाहता है, इसीलिए वह इस तरह की वीडियोस को येलो टिक दे देता है, जिससे इन वीडियोस का रीच कम हो जाता है। साथ ही साथ अगर हमारे किसी वीडियो को येलो टिक मिल गया तो हम उस वीडियो से एक भी येन नहीं कमा पाएंगे। साफ शब्दों में कहा जाए तो अगर हमारे वीडियो को येलो टिक मिल गया तो हमारी वह वीडियो डिमोनेटाइज हो जाएगी। अब वह दोनों यह बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उनके सामने से भी गुजरती है, जो कि उस वक्त अपने चैनल पर लाइव होती है। और अब अचानक की नजर हॉबिन पर पड़ती है, जिसे देखते ही उसके दिमाग में आइडिया आता है, अगर हॉबिन बस एक बार उसके चैनल पर आ जाए, जिससे उसके चैनल की रीच भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, जिसके बाद वह भी बहुत ही ज्यादा फेमस हो जाएगी। और अब वह हॉबिन की ओर आगे बढ़ती है, पर तभी स्नैपर हॉबिन को लेकर काफी तेजी में वहां से भागने लगता है। वहीं पर वह बोल रहा होता है कि रूमी अब यहाँ पर हमसे हमारे सब्सक्राइबर्स को चुराने की कोशिश करने वाली है, तो जल्दी हमें यहाँ से निकलना होगा। और अब वह दोनों भागते भागते उस जगह से काफी दूर आ जाते हैं। अभी हॉबिन की नजर उसके सामने के दुकान में रखे गए एक ट्रैक सूट पर जाती है, जो ट्रैक सूट उसे काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और अब वह सोचने लगता है, इस ट्रैक सूट की कीमत कम से कम 30,000 से 40,000 येन होगी, तो क्या मैं इसे खरीद सकता हूँ? और अब वह जैसे ही अपना सर नीचे करके उस ट्रैक सूट का प्राइस टैग देखता है तो उसकी कीमत 1,40,000 येन होती है, जो देखते ही उसके होश उड़ जाते हैं। और अब वह सोचने लगता है, मैं इस ट्रैक सूट को नहीं खरीद सकता हूँ, क्योंकि जितने का यह ट्रैक सूट है उतनी तो स्नैपर की 1 महीने की सैलरी है, तो मुझे इस सूट के बारे में भूल जाना चाहिए। और अब हॉबिन जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है, स्नैपर वहां से गायब हो चुका होता है। और अब स्नैपर दुकान के अंदर पहुंचकर उस ट्रैक सूट की पेमेंट कर देता है और बोलता है, हॉबिन मैंने तुम्हारे लिए यह खरीद लिया है। जो सुनते ही हॉबिन गुस्सा होते हुए बोलता है, बेवकूफ, आखिर तुमने उसे खरीदा क्यों? इस ट्रैक सूट की कीमत तुम्हारे 1 महीने के सैलरी के बराबर है, तो आखिर मैं इतनी महंगी चीज का करूंगा क्या? स्नैपर बोलता है, बेवकूफ, यह तुम्हारे काम की चीज है और फ्यूचर में तुम इस ट्रैक सूट का यूज करते हुए अपने वीडियो में आ सकते हो। और तो और अब तुम इस जगह पर फेमस हो चुके हो, तो तुम्हें अच्छे कपड़े पहनने चाहिए। अब यह सुनकर हॉबिन वह ट्रैक सूट लेने के लिए तैयार हो जाता है। तभी हॉबिन के फोन पर एक मैसेज आता है। अब हॉबिन जैसे ही उस मैसेज को देखता है, वह बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि अगले दिन हॉबिन उसी ट्रैक सूट को पहनकर एक जगह पर खड़ा होता है। वहीं पर उसके आसपास से गुजरने वाले सभी लोग उसे देख रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि आखिर इस पर्सन ने यहाँ पर कितने महंगे कपड़े पहन रखे हैं, जो सुनकर हॉबिन को काफी ज्यादा डर लग रहा होता है। वहीं वह सोच रहा होता है, मैं सच में बहुत बड़ा बेवकूफ हूँ जो यह कपड़े पहनकर यहाँ पर आ गया, और तो और अभी मैं ऐसी जगह पर खड़ा हूँ जहाँ पर चारों ओर कपल्स घूम रहे हैं, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? मुझे बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा है। अब वो अपने डर को वहाँ पर खत्म करने के लिए अपने चैनल पर लाइव आ जाता है। अब हॉबिन को वहां पर लाइव वीडियो करते हुए देखकर उसके आसपास खड़े सभी लोग बोलने लगते हैं, यह तो वही फेमस यूट्यूबर है जो यहाँ पर अपनी वीडियो में फाइट करके पैसे कमाता है, तो क्या यह यहाँ पर भी किसी से फाइट करने वाला है?
तभी वहां पर खड़े सभी लोग बोलने लगते हैं, अब मुझे याद आया, यह तो वही पर्सन है जिसने पाकुगो का पूरा करियर खराब कर दिया। पाकुगो इसका क्लासमेट हुआ करता था, पर इसने पाकुगो के करियर को खत्म करके अपने करियर की नींव रखी। यह सच में एक ईवल पर्सन है। जो सुनकर हॉबिन को वहां पर बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा होता है। पर अब हॉबिन उन सभी लोगों को इग्नोर करते हुए वहां पर अपने सब्सक्राइबर्स के साथ बात करने लगता है। तभी एक लड़की काफी तेजी से भागते हुए उसके पास आती है और बोलती है कि वह उसकी बहुत बड़ी फैन है। जो सुनकर हॉबिन परेशान हो जाता है, पर तभी हॉबिन देखता है कि वह लड़की वहां पर उससे नहीं बल्कि उसके पीछे खड़े एक पर्सन से बात कर रही होती है। और अब हमें बताया जाता है कि इस पर्सन का नाम जीवन है और यह एक ब्लॉगर है जो कि यहाँ पर काफी ज्यादा फेमस है। अब जीवन को देखकर उसके पास काफी सारी लड़कियां उसके साथ सेल्फी लेने के लिए आ जाती है, जो देखकर हॉबिन जेलस फील करने लगता है। तभी जीवन उन सभी लड़कियों को छोड़ते हुए एक लड़की के पास भागते हुए जाता है और बोलता है, मैं एक फेमस यूट्यूबर हूँ, तो क्या तुम मेरे साथ मेरी वीडियो में आना पसंद करोगी। और अब हमें दिखाया जाता है कि वह लड़की कोई और नहीं बल्कि बोमी होती है। अब बोमी जीवन को वहां पर मना कर देती है और बोलती है कि वह इस जगह पर थोड़ी बिजी है क्योंकि वह यहाँ पर किसी से मिलने के लिए आई है। जीवन परेशान होते हुए बोलता है, क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है तो मुझे बताओ आखिर तुम यहाँ पर किससे मिलने के लिए आई हो। तभी बोमी हॉबिन की ओर इशारा करती है। यह देखते ही आसपास खड़े सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी हॉबिन देखता है कि उसने और बोमी ने एक जैसा ही ट्रैक सूट पहना होता है, जो देखकर वह बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। वहीं पर यह सब देखकर हॉबिन के सब्सक्राइबर्स भी काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और अब वह लोग भी हॉबिन से जेलस फील करने लगते हैं। अब हॉबिन सोचने लगता है, स्टार्टिंग से ही मैं यहाँ पर अकेला रहा हूँ क्योंकि मेरी हाइट काफी ज्यादा छोटी है, मैं दिखने में भी अच्छा नहीं हूँ, ना ही मैं किसी स्पोर्ट्स में अच्छा हूँ और ना ही पढ़ाई में मेरे अच्छे मार्क्स आते हैं। साथ ही साथ मैं यहाँ पर काफी ज्यादा कमजोर हूँ। इसी वजह से जब भी मैं अपने स्कूल के फेमस लोगों को देखता था मैं उनसे काफी ज्यादा जेलस फील करता था क्योंकि वह सभी लोग मुझे काफी आसानी से इग्नोर कर दिया करते थे। पर फिर मैं पाकुगो से मिला। पाकुगो काफी ज्यादा पावरफुल था, इसी वजह से सभी लोग उसकी रिस्पेक्ट किया करते थे और मैं भी पाकुगो की तरह बनना चाहता था। पर पाकुगो हमेशा मुझे बुली किया करता था। पर फिर हमारे स्कूल के अंदर एंट्री हुई मुनस्योंग की और मुनस्योंग को देखकर पाकुगो की भी हालत खराब हो जाया करती थी। और मुनस्योंग सच में काफी ज्यादा कूल पर्सन है जो काफी आसानी से पाकुगो को भी पनिश कर देता है। इसीलिए मैं मुनस्योंग की तरह बनना चाहता था। पर अब यहाँ पर बोमी मेरे साथ है और अगर बोमी जैसी लड़की यहाँ पर मेरे साथ है तो मुझे पावरफुल और फेमस नहीं बनना है, मैं कमजोर और अगली ही ठीक हूँ। यह सोचते हुए वह काफी ज्यादा खुश हो जाता है और अब हमें पता चलता है कि बोमी ने हॉबिन को इस जगह पर अपने साथ घूमने के लिए बुलाया होता है। इसीलिए अब वह हॉबिन को अपने साथ लेकर एक कैफे की ओर जाने लगती है। अब हमें दिखाया जाता है कि वहां से थोड़ी दूरी पर एक जगह से छिपकर वह स्कूल वाली लड़की हॉबिन को देख रही होती है। अभी रास्ते में चलते चलते बोमी और हॉबिन का हाथ टच हो जाता है। अब इससे हॉबिन इतना ज्यादा खुश होता है कि वह सपनों की दुनिया में खो जाता है। वहीं वह सपने में देख रहा होता है कि वह एक छोटी सी कंपनी में सेल्समैन का काम करता है और पूरी दिन मेहनत करने के बाद वह रात में घर लौटता है। वहीं पर अब बोमी से उसकी शादी हो चुकी है, इसीलिए घर पर बोमी उसका वेलकम करती है और अब वह बोमी के साथ फ्लर्ट करने लगता है। तभी उसके दो बच्चे भागते हुए उसके पास आते हैं और उसे वेलकम करते हैं। और अब हॉबिन अपनी छोटी सी प्यारी सी फैमिली को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है। तभी प्रेजेंट टाइम में बोमी हॉबिन को हिलाते हुए नींद से जगा देती है और बोलती है, क्या तुम यहाँ पर सो गए थे। अब हॉबिन देखता है तो वह कैफे में खड़ा होता है। वहीं पर बोमी उससे पूछ रही होती है कि आखिर वह यहाँ पर क्या पीना पसंद करेगा। अब यह देखकर हॉबिन काफी ज्यादा एम्बेरस होता है और सोचने लगता है, आखिर मैं दिन में ही इस तरह के सपने कैसे देख सकता हूँ, मुझे होश में आना होगा। दूसरी ओर कैफे में आसपास बैठे हुए सभी लोग हॉबिन और बोमी को एक साथ देखते हुए बोल रहे होते हैं, क्या वह दोनों कपल है, उन दोनों ने एक जैसे ही कपड़े पहन रखे हैं। वैसे सच कहे तो वह लड़की उस लड़के के साथ काफी ज्यादा एम्बेरस फील कर रही होगी क्योंकि वह लड़का हाइट में काफी ज्यादा छोटा है, साथ ही साथ वह दिखने में भी अच्छा नहीं है। अब यह सब सुनकर हॉबिन को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और अब वह वहां पर अपने ट्रैक सूट को उतार देता है, जिसके बाद वह और बोमी एक टेबल पर बैठते हैं और अब बोमी हॉबिन से उसकी हॉबीज और फेवरेट चीजों के बारे में पूछने लगती है। पर हॉबिन वहां पर बोमी से बात करने में बहुत ही ज्यादा घबरा रहा होता है। दूसरी ओर बोमी हॉबिन से कई सारे सवाल पूछे चली जा रही होती है और बोल रही होती है कि आखिर तुम्हें अपने खाली टाइम में क्या करना पसंद है। पर हॉबिन ठीक से उसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देता है, जो देखकर अब बोमी अपनी जगह से उठकर खड़ी होती है और अब वह बोलती है कि उसने हॉबिन को यहाँ पर इसीलिए इन्वाइट किया था क्योंकि वह हॉबिन से बात करना चाहती थी। पर अब उसे लग रहा है कि हॉबिन को उससे बात करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। मैसेंजर पर हॉबिन उससे काफी अच्छी तरीके से बात करता था, इसीलिए उसे लग रहा था कि फेस टू फेस भी हॉबिन उससे अच्छे से बात करेगा। पर कोई बात नहीं, अब वह यहाँ से जा रही है। अब बोमी को वहां से जाते हुए देखकर हॉबिन परेशान हो जाता है और बोलता है, बोमी तुम गलत समझ रही हो,
असल बात तो यह है कि मुझे नहीं पता कि मुझे किसी लड़की से किस तरह बात करना चाहिए, क्योंकि आज तक मैंने कभी किसी लड़की से बात किया ही नहीं। और तो और बचपन से ही मैं हमेशा अकेला रहा हूँ, ना ही मेरा कोई दोस्त है और ना ही मैंने कभी अपनी एज वाले किसी पर्सन के साथ टाइम स्पेंड किया। इसी वजह से मुझे नहीं पता कि यहाँ पर मुझे किस तरह से बात करना चाहिए। सच कहूँ तो खाली टाइम पर मैं अपने घर में बैठकर यूट्यूब के ऊपर वीडियो देखता हूँ और तो और लोगों से बात करने में भी मुझे बहुत ही ज्यादा डर लगता है, तो प्लीज मुझे माफ कर दो। अब यह सब सुनकर बोमी बिना कुछ बोले हॉबिन को देख रही होती है और अब वह बोलती है, हॉबिन आखिर तुम्हें यहाँ पर इतना ज्यादा पसीना क्यों आ रहा है। यह बोलते हुए बोमी उसके पास बैठ जाती है और अब वह दोनों थोड़ी देर कैफे में बैठकर बातें करते हैं, जिसके बाद वह दोनों कैफे से बाहर जाने लगते हैं। वहीं पर हमें उसी कैफे के अंदर उस स्कूल वाली लड़की को भी दिखाया जाता है जो अभी भी हॉबिन का पीछा कर रही होती है। अब दिखाया जाता है कि रास्ते में चलते चलते बोमी के पास एक फोन आता है और यह फोन उसके एक दोस्त का होता है जो उसे बताता है कि वह भी उसी एरिया में मौजूद है जिस एरिया में अभी बोमी है। जो सुनते ही बोमी बोलती है, फिर तो हमें मिलना चाहिए। और अब वह कॉल को कट करते हुए बोलती है, यह मेरे एक पुराने दोस्त का कॉल था। ग्रेड स्कूल के बाद हम दोनों अलग हो गए क्योंकि उसने किसी दूसरे स्कूल में एडमिशन ले लिया, तो अभी मुझे उससे मिलने के लिए जाना होगा। हॉबिन बोलता है, तो फिर ठीक है, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। तभी बोमी उसे रोकते हुए बोलती है, वैसे क्या तुम्हें पता है मेरा यह दोस्त भी तुम्हारे स्कूल में ही पढ़ता है। यह सुनकर हॉबिन परेशान हो जाता है और अब वह डरते हुए पूछता है, आखिर तुम्हारे इस दोस्त का नाम क्या है। बोमी उसे बताती है, उसका दोस्त कोई और नहीं बल्कि मुनस्योंग है। यह सुनते ही हॉबिन की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और अब वह सोचने लगता है, मुनस्योंग एक MMA स्टार है, उसकी हाइट काफी ज्यादा लंबी है और वह देखने में भी काफी अच्छा है। साथ ही साथ वह हमारे स्कूल का सबसे ज्यादा कूल पर्सन है जिससे सभी लोग बात करना चाहते हैं, पर वह सभी लोगों को इग्नोर करता है और बोमी यहाँ पर मुनस्योंग की दोस्त है। और तभी हॉबिन को अपनी आंखों के सामने अपने सपने टूटते हुए दिखाई देते हैं और अब वह देखता है कि वह अपने ऑफिस से अपना काम खत्म करके अपने घर लौटता है तो उसके सामने बोमी और मुनस्योंग एक साथ खड़े होते हैं और उन दोनों की शादी हो चुकी होती है, साथ ही साथ उन दोनों के 2 बच्चे भी होते हैं। यह देखकर वह बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी बोमी उसे हिलाते हुए दोबारा से नींद से जगाती है और अब वह बोलती है, तो क्या तुम मुनस्योंग को जानते हो, क्या वह तुम्हारा दोस्त है। अब घबराहट में हॉबिन हाँ बोल देता है। वहीं पर वह सोच रहा होता है कि मैं नहीं चाहता हूं कि मुनस्योंग मुझसे मिले, क्योंकि अगर मुनस्योंग ने मुझे बोमी के साथ देख लिया तो वह बोमी को बता देगा कि मैं अपने स्कूल में एक लूजर हूं और कोई भी मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता है, जिसके बाद बोमी दोबारा मुझसे कभी भी बात नहीं करेगी। और उसी वक्त वहां पर मुनस्योंग भी आ जाता है, जिसे देखते ही बोमी उसे अपने पास बुलाती है। वहीं पर मुनस्योंग को देखकर हॉबिन बुरी तरीके से डर चुका होता है और अब वह देखता है कि मुनस्योंग ने भी उन्हीं दोनों की तरह सेम ट्रैक सूट पहन रखा होता है। तभी बोमी आगे बढ़ते हुए मुनस्योंग से बोलती है, मुनस्योंग मुझे बताओ, तो क्या तुम और हॉबिन यहाँ पर अच्छे दोस्त हो। अब मुनस्योंग हॉबिन की ओर देखते हुए बोलता है, मैं और हॉबिन अच्छे दोस्त। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।